हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूँ आशीष कोलते, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, जो मेरा पीजी साइकोलॉजी में हुआ है और पीजीडीपीसी काउंसलिंग डिप्लोमा हुआ है और मुझे कुछ सालों का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग में। तो आज हम देखने वाले हैं कि काउंसलर होता क्यों है, काउंसलर की ज़रूरत क्या है, काउंसलर के इम्पोर्टेंट, काउंसलर के बारे में मिथ, काउंसलर से क्यों लोग बात करना टालते हैं, क्यों ज़रूरी है और आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज पॉइजन की तरह होता है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। आपकी डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में भी सीखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दोस्तों के लिए हेल्प करिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक जो काउंसलर होता है, तो एक काउंसलर जो होता है, तो पहला पॉइंट है कि काउंसलिंग यानी गाइडेंस नहीं होता। तो ये बात आपको याद रखनी है। काउंसलिंग यानी गाइडेंस नहीं होता। बहुत बार क्या हो जाता है कि हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड या कोई हमारा बड़ा भाई होता है, तो वो छोटे भाई को गाइड करता है। फैमिली में हम देखते गाइड करते हैं, मगर एक काउंसलर हो गाइडेंस नहीं देता। वो सिर्फ आपको क्लैरिटी देता है, वो ऑप्शन दिखाता है कि ये चीज़ें है, ऐसे करोगे तो ये इस तरह का होगा, ऐसे करोगे वैसे तरह से होगा। वो आपको अवेयरनेस, क्लैरिटी, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपने होती है, डिसीजन मेकिंग जो इश्यूज होती है, वो सब में एक काउंसलर हेल्प करता है। मगर जो आपको घर में गाइड करते हैं, उनका सबसे रीज़न एक ही होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। मगर ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हर पर्सन, हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। हाँ, मुझे मालूम है, ब्रेन एक जैसा है, हार्मोन्स एक जैसे, मगर सोचने का तरीका अलग अलग होता है सबका। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि लोगों को मालूम नहीं है। उनको लगता है कुछ तो भी बातें करते होंगे, कुछ तो भी गाइड करके बताते हैं, एक्सपीरियंस है। नहीं, ये ऑथेंटिक साइंटिफिकली साइकोलॉजिकल जो भी एक्सपेरिमेंट और नॉलेज जो हुआ है अब तक साइकोलॉजी में, उसमें जो सब चीज़ें हुई है, तो वो साइंटिफिक बेस पे ये चीज़ें बताते हैं एक काउंसलर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नो जजमेंटल होते हैं। एक काउंसलर नो जजमेंटल होता है। इसका रीज़न है, एक उनके पास फ्रीडम भी होता है, फ्रीडम भी देता है और चीज़ें कॉन्फिडेंशनली होती है। तो आपको पहली बात, तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखा है कि काउंसलिंग यानी गाइडेंस नहीं होता। ठीक है, काउंसलर यानी गाइडेंस नहीं होता। वो आपको साइंटिफिकली सब जो ऑथेंटिक प्रोफेशनल लेवल की जो एरिया होती है, किस तरह से प्रोसेस की जाती है, उसी तरह से आपको केस स्ट्रिप बाय टू बाय क्या करना है, थेरेपी की ज़रूरत है, टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं, वो सब चीज़ें एक काउंसलर करता है। वो सिर्फ गाइड नहीं करता। तो गाइड में यार इसमें ये फर्क है। दूसरा पॉइंट जो हम देख रहे हैं कि सेफ इन्वायरमेंट। जब भी तुम काउंसलर के साथ बात करते हो, काउंसलर के साथ एक तुम्हारा बॉन्डिंग बनता है, तो वो उसमें सबसे ज़रूरी फ्रीडम देता है। कभी कभी हम हमारे घर में रह के भी हमें फ्रीडम नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में जजमेंट करने वाले होते हैं, जज करते हैं, चाहे घर वाले हो, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई दोस्त हो। मगर एक काउंसलर आपको कभी भी जजमेंट नहीं करेगा। और दूसरी बात, आपको आपकी आइडेंटिटी किसी को शेयर नहीं करता, क्योंकि उसको आइडेंटिटी से नहीं, आपके प्रॉब्लम से मतलब होता है। वो समझना चाहता है कि आपकी प्रॉब्लम है, क्यों हुई, किस कारण हुई, उस चीज़ को पूरे फोकस से मन लगा के उनको सुनने की कोशिश एक काउंसलर करता है। जो प्रोफेशनल और ऑथेंटिक होता है, वो काउंसलर की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत फ्रीडम भी देता है। काउंसलर के पास बहुत फ्रीडम होता है। बहुत जगह पे हमें ऐसे लगता है हम बात तो कर रहे, शेयर तो कर रहे हैं, मगर उसका इम्पैक्ट हमें नहीं मिलता, उसका बेनिफिट नहीं समझ में आता, हम इमोशनली फ्री नहीं होते। इसलिए बहुत बार देखते हैं आप कि कोई लोग एनिमल को घर में पाल रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इमोशनली किसी को बात करने के लिए कोई मिल रहा नहीं है या साथ में कोई नहीं है, सब बिजी हो चुके हैं अपने अपने काम में। तो वो जो फ्रीडम होता है, सिर्फ बातें करना के लिए भी काउंसलर
मदद करता है। बहुत बार लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी है कि सर कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती होंगी या कोई पागल हो गया, मेंटल हो गया, कुछ अलग अलग चीज़ों के शब्द यूज़ करते हैं लोग। मगर वो चीज़ के लिए नहीं, वो तो एक साइकाट्रिस्ट वर्क करता है उसके लिए वो जो अलग सा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। मगर जो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट है उसके पास बहुत फ्रीडम देता है, कोई भी अलग चीज़ इस तरह से नहीं की जाती जो कि कभी कभी हम इमोशनली फ्री नहीं होते। वो इमोशनल फ्रीडम वो एक अच्छा काउंसलर देता है। दूसरी बात ये है कॉन्फिडेंशनल। कॉन्फिडेंशनल यानी कि आपकी बताई हर एक चीज़ पूरी तरह से हाइड होती है, गुप्त होती है काउंसलर के पास। कभी भी आपने ऐसी बात बताई वो घूम फिर के आपके पास आई या आपकी इमेज खराब हो गई, ऐसा कभी भी काउंसलर करता नहीं, ये उसके रूल में ही नहीं आता। नहीं तो आप देखते हैं कभी आप अपने मन से अपने दोस्तों को या कोई जो रिलेटिव होते हैं उनसे बात करते हैं, मगर वो इधर का उधर उधर से उधर आपकी बातें कर देती है, आपका नाम अच्छा नहीं होता, आपकी इमेज डाउन हो जाती है, आपको एक अलग कैरेक्टर से लोग देखने लगते हैं। ये चीज़ें वो करते हैं मगर एक काउंसलर कभी नहीं करता। आपके हर एक शब्द, आपके हर एक फाइल में जो बनी हुई है, आपके केस हिस्ट्री ली हुई है, वो सब गुप्त होती है। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉफिट पॉइंट होता है एक काउंसलर से बात करने का। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं एम्पैथी। एम्पैथी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी यही है जो मैं अब कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि वो समझने की कोशिश करता है आपके साथ जो हुआ है, वो आपकी जगह पे जाके सोचने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा, किस कारण हुआ होगा, क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे। वो समझने की, इमोशनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश एक काउंसलर करता है। बहुत बार तुम देखते हैं तुम्हारे दोस्त के साथ बात करते, कुछ मन से बात बोलते, उसका ध्यान मोबाइल में होता है, वो आपको अच्छी तरह से सुनता नहीं। हस्बैंड वाइफ के बारे में भी ऐसा होता है, दोस्त के साथ होता है, चाहे कोई बॉस के। हेलो दोस्तों, अब आप हम देखेंगे बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? हमने अभी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को समझा, अब देखेंगे बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट होती है? बॉडी लैंग्वेज यानी कि काउंसलिंग में उसको बिहेवियर में देखा जाता है, जैसे कि पहले थॉट फिर इमोशंस, इन दोनों का इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे होता है, बिहेवियर पे होता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो एक काउंसलर इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसी कारण वो एक्सपीरियंस के कारण भी लोगों को समझ पाते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है या क्या हो सकता है, चांसेस प्रेडिक्ट कर सकता है माइंड की। मगर इसमें मिथ क्या है, लोगों को लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसी की मन की बात पढ़ सकता है, समझ सकता है, माइंड रीडिंग कर सकता है। तो ये मिथ है, ये सही नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ कि अपनी जो बॉडी है पूरी, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंडर काम करती है, इसलिए वो समझ पाते हैं कि जो बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, माइंड पे इम्पैक्ट होने के कारण बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो बिहेवियर से दिखता है। जैसे कॉन्शियसली हम झूठ बोल सकते हैं, मगर बॉडी से हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इसका कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड में है। तो यही रीज़न होता है। तो इस पे भी एक काउंसलर ध्यान देता है, ये बहुत मेन चीज़ आती है। बाद में देखते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होती है? काउंसलिंग में 1-to-1 सेशन होता है, 2 फीट का डिस्टेंस होता है। ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत ली जाती है अभी। इसमें दिखा दिख देखने में हमें वो बातें करते ऐसे दिखाई देते हैं, मगर वो बातें नहीं, वो एक स्किल होती है। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल बेस होता है। जो जो भी पूछा जाता है उसके पीछे बहुत बड़ा नॉलेज होता है उस फील्ड में का, उस काउंसलर का। तो क्लाइंट यूज वर्ड्स तो हमें दिखने में वैसे दिखता है। सेकंड पॉइंट है नो मेडिसिन। एक काउंसलर कभी भी मेडिसिन प्रेफर नहीं कर सकता, ये उसके वसूल में आता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, एक साइकाइट्रिस्ट अगर होगा तो वो मेडिसिन दे सकता है। अगला पॉइंट एक क्लाइंट प्रॉब्लम है। क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, इसमें वो क्लियरिटी दे सकता है, क्योंकि इनके पास लॉजिकली
और साइकोलॉजिकली पूरा नॉलेज होता है, स्किल होती है जो इसको समझ सकती है, इसलिए क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम को एक काउंसलर हेल्प कर सकता है। आगे आता है तीसरा पॉइंट, नो राइट नो रॉन्ग। कभी भी एक काउंसलर राइट या रॉन्ग चीज़ें कहीं ही बताता नहीं है। जैसे हमारे घर में बताते कोई बड़े होते तो ये करो, ये सही है, वो सही नहीं है। एक काउंसलर कभी भी न्यूट्रल तरीके से क्लाइंट को देखता है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं, बायस नहीं लगाता, अनकंडीशनल लेवल पे देखता है, समझने की कोशिश करता है अनकंडीशनल लेवल पे। बहुत बार क्या होता है, हमारे जो इन्वायरमेंट में फैमिली फ्रेंड या कोई और होगा, वो हमें एक नज़रे से देखते अलग, मगर वो काउंसलर नहीं देखता, इसलिए ये कभी राइट रॉन्ग ये नहीं बताता, वो क्लैरिटी और अवेयरनेस सामने रखता है, उसके इम्पैक्ट और बेनिफिट बताता है। अगला पॉइंट है, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते। क्लाइंट के प्रोसेस में जो एक इम्पॉर्टेंट है वो कि क्लाइंट के ये बिहेवियर, थॉट, इमोशन, जो चीज़ें हुई है, जो कुछ होगा प्रॉब्लम, उसकी रीज़न चेकआउट करने का काम, समझने की काम, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सब साइड से फिजिकली समझने की कोशिश यहाँ पे एक काउंसलर करता है, उसकी रीज़न देखता है। अगला पॉइंट है होमवर्क या असाइनमेंट। होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है, वो 50% ज़रूरी होता है होमवर्क इसमें, क्योंकि 50% तो काउंसलिंग का रोल होता है, 50% होमवर्क का, क्योंकि होमवर्क आप डे टू डे लाइफ में करने में वो बताते हैं, कंसिस्टेंट करने के लिए ज़रूरी होता है वो, क्योंकि इसी से आपके जो भी प्रॉब्लम होते हैं, थॉट रिलेटेड, इमोशंस के रिलेटेड या बिहेवियर के रिलेटेड, उसमें बदलाव लाने के लिए होमवर्क देना ज़रूरी होता है, और वो एक काउंसलिंग का मेन पार्ट है। इसके साथ असाइनमेंट भी दी जाती है जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ। अगला है, काउंसलिंग किसको लेना ज़रूरी है। अब काउंसलिंग किसको ज़रूरी है हम देखने वाले हैं। उसमें आता है कि थॉट, इमोशंस, मेंटल प्रॉब्लम, अगर ये सब थॉट, इमोशंस, मेंटल प्रॉब्लम लगातार 15 दिन इसके रिलेटेड आपको कोई इश्यूज होते हैं और वो चलते रह रहे हैं, 15 दिन के अंदर वो नहीं रुक पाया है, तो आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप एक लूप में आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है। अब आप अगर एक लूप में अगर आप चले गए तो वो आपके कंट्रोल के बाहर चली जाती है, आप समझ नहीं पाते। जैसे एग्जांपल के लिए, कोई निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट दिमाग में ऑटो मोड में बैकग्राउंड में चलता है, आप उसको आप स्टॉप करने की कोशिश करते हैं या कुछ बाहर जाके फ्री होने की कोशिश करते हैं, तो भी वो चालू रहता है, स्टॉप होता ही नहीं। तो उस टाइम पे काउंसलर की ज़रूरत होती है। इसमें हम पहला देखेंगे अब लोनलीनेस। लोनलीनेस होता क्या है? लोनलीनेस ये नहीं कि तुम अकेले हो, फिर अकेलापन लग रहा है, नहीं, आप फैमिली में, फ्रेंड में होके भी अकेले पड़ते हैं। कैसे कि आप कोई चीज़ का ट्रॉमा या कुछ पास्ट में हुआ होता है, वो चीज़ को आप सप्रेस करते हो, खाना पीना रूटीन में आपके बदलाव होता है, नींद नहीं होती है, तो इस टाइम पे आपको सबसे पहले काउंसलर की ज़रूरत होती है। वो समझ पाता है कि ये क्यों होता है, इसके क्या करना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के बहुत अलग अलग टाइप है। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक में एंग्जाइटी होती है, OCD में होती है एंग्जाइटी। ऐसे अलग अलग एंग्जाइटी के रीज़न होते हैं, जिसके जिसके कारण फिजिकल भी इसका इम्पैक्ट दिखता है। जैसे कि किसी को अभी अभी कुछ दिनों से क्लाइंट की प्रॉब्लम आ रही है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, या कुछ अलग अलग सिम्टम अलग अलग एंग्जाइटी में दिखते, तब भी एक काउंसलर की ज़रूरत होती है। थर्ड है कि रेगुलर निगेटिव थॉट। अब भी मैंने बोला कि ऑटोमेटिक जो थॉट है वो रेगुलर में आते हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ती है CBT की, जो थॉट, इमोशंस और बिहेवियर, इस मॉडल पे ये काम करता है। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस पर हम वीडियो लाएंगे कुछ दिनों बाद। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये ऑटोमेटिक थॉट, बैकग्राउंड के थॉट रोकने के लिए, इसके लिए भी एक काउंसलर, थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगला है एनी वर्क फेयर। अगर आपको कभी भी अचानक से डर लगने लगता है, सब चीज़ अच्छी चल रही रहती है, मगर अचानक से कुछ घबराहट होने लगती है,
समझ नहीं आता, कोई चीज़ ट्रिगर हो जाती है। इसका रीज़न बहुत बार पास्ट में देखा गया है। कुछ चीज़ पास्ट में होती है जो उसमें डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड जी ने भी कहा है कि कोई चीज़ जब सप्रेस होती है वो कुछ महीने सालों के बाद ऊपर आती है, तो उसको एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी होता है। इसको किस तरह से डील किया जाए ये एक अच्छी तरह से साइकोलॉजिस्ट बता सकता है, मदद कर सकता है। अगला है सेल्फ डाउट, नो कॉन्फिडेंस। आप खुद पे डाउट लेते रहते हो, ये मेरे से नहीं हुआ था, अब मेरे से नहीं होगा। उसको कंपैरिजन करते उसको आता है, मेरे को नहीं आ सकता। तो इसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही नहीं, क्योंकि आप स्मॉल स्टेप लेते ही नहीं, आप एक्शन ले रहे ही नहीं, आप सिर्फ सोच रहे हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो जाता है। तो इस टाइम पे भी आपको काउंसलर बहुत बढ़िया हेल्प करता है। इसके बाद आता है स्ट्रेस या वर्क का स्ट्रेस। स्ट्रेस या वर्क स्ट्रेस क्या होता है? जो भी डे टू डे लाइफ में आपको स्ट्रेस आता है, हाँ स्ट्रेस अच्छा भी होता है और कुछ इसमें स्ट्रेस बहुत बुरा भी होता है। अब होता क्या है, स्ट्रेस होना ज़रूरी भी है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेंगे तो काम कैसे होगा, मगर कितने लेवल पे होना चाहिए। तो इसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो है वो करना एक काउंसलर आपको सिखाता है, किस तरह से मैनेजमेंट करना है स्ट्रेस को। अगला पॉइंट है फिजिकल स्ट्रेस। आप अच्छी नींद लेते हो तो भी वीकनेस लगता है, कभी कभी सब चेकआउट एमआरआई सब चीज़ें करते हैं बॉडी का, तो भी कुछ नहीं निकलता, तो भी प्रॉब्लम आते रहते हैं, कुछ ना कुछ डाइजेशन के होते हैं, कभी ये पेन होता है, कभी वो पेन होता है, कभी पेट पेन होता है, कभी दिमाग पेन करता है, पेन पेन होने लगता है अलग अलग दिनों में अलग अलग ऑर्गन पे। तो इसके पीछे भी स्ट्रेस होता है। तो फिजिकल स्ट्रेस के लिए ही काउंसलर हेल्प करता है। अगला पॉइंट है सेक्सुअल प्रॉब्लम। सेक्सुअल प्रॉब्लम अभी तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है बहुत दिनों से। ये सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख के अलग अलग चीज़ें करके लोगों को लग रहा है कि हम हैप्पी होंगे, वो हैप्पी नहीं, वो प्लेजर के पीछे जाते हैं। प्लेजर ज़्यादा टाइम वर्क नहीं करता, इसलिए क्योंकि डोपामिन जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर कोई चीज़ उसको पसंद आती हो तो वहाँ ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो इसमें भी एक काउंसलर अच्छी तरह से हेल्प करता है। अदर इमोशंस प्रॉब्लम, कोई भी अपना छोटा बड़ा फैमिली रीज़न का इमोशन प्रॉब्लम होता है, तब भी एक काउंसलर हेल्प करता है। अगला है मन की बातें करना, इमोशनल सपोर्ट चाहिए या कुछ भी मन की बात करना हो, कोई भी इमोशनल सपोर्ट, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे फ्रेंड के साथ में हो, चाहे कोई भी आप इमोशनल की प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो, तो इमोशनल सपोर्ट के लिए आप एक काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। वो अच्छी तरह से समझ सकता है। क्या होता है कि कुछ तुम्हारे फ्रेंड या कोई इतना सुन नहीं पाते, ऐसा हमने देखा है कि वो मोबाइल चलाते हैं, आप बोलते रहते हो, घर वाले वैल्यू करते नहीं है शायद अपने तुम्हारे वर्ड्स की। तो इस टाइम पे आप एक काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। अगला है नो प्रॉब्लम ओनली हेल्प फॉर काउंसलर। कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम होने पर ही काउंसलर की हेल्प लेते। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होती मगर वो बात करना चाहते हैं काउंसलर के साथ, तो भी आप काउंसलर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगला है डे टू डे प्रॉब्लम, चाहे छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो, बेसिक से बेसिक, बड़ी से बड़ी, तो भी आपको काउंसलर क्लैरिटी दे सकता है, आप तब भी हेल्प ले सकते हो। अगला है डिसीजन मेकिंग अच्छी बनाने के लिए। डिसीजन मेकिंग के पीछे बहुत बड़ा एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इसमें प्रूफ हुआ है कि डिसीजन किस तरह से लेना है, दो ऑप्शन से, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये सब अच्छी तरह से एक काउंसलर को पता होता है, वो आपको हेल्प कर सकता है। अगला है करियर चॉइस। करियर चूज़ करने में बहुत दिक्कत आती है 10वीं 12th के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन के बाद भी, कि ये करूँ या वो करूँ। तो इसके लिए आईक्यू टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ईक्यू टेस्ट भी होती है, इमोशनल क्वेश्चनरी, इन सब टेस्ट का काउंसलर यूज़ करके और काउंसलिंग करके चॉइसेस बढ़ा सकता है या दिखा सकता है कि आप में कौन सी क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हैं अच्छे। तो यहाँ पे भी एक काउंसलर हेल्प करता है। अगला है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। बहुत दिक्कत ये आती है कि काम तो कर रहे हैं मगर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, क्या रीज़न होते हैं, कैसे छोटे छोटे स्टेप लेना ज़रूरी है। तो इसमें भी एक
अच्छी तरह से हेल्प यहाँ पे काउंसलर करता है। अगला है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। हम सबको समझने की कोशिश करते हैं मगर खुद को नहीं। हम खुद के साथ दिन रात बात करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक तो हम करते रहते हैं मगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम नेगेटिव बोलते हैं, हम कंप्लेंट मोड में होते हैं, हम ग्रेटिट्यूड मोड में नहीं रहते। हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है हम समझते नहीं, हमें खुद को, हमारे दिमाग में क्या चलता है, कैसे बिहेवियर हम कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे भी आपको यहाँ पे एक काउंसलर हेल्प करता है। जैसे कि बहुत यूज़ किए बहुत लोगों ने फेमस, जैसे कि शाहरुख खान जी खुद को बोलते आई एम बेस्ट, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बोलते थे आई एम बेस्ट। ये शब्द उनको मालूम थे कितने पावरफुल वर्क करते हैं। तो ये ज़रूरी है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना, खुद को समझना। तो इस समझने में मदद करता है काउंसलर। अगला पॉइंट है प्री मैच्योर और पोस्ट मैच्योर का। इसमें क्या होता है, प्री मैच्योर यानी कि मैरिज के पहले जो दिक्कत आती है, उनको ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। मेरे लिए सही है क्या, मेरे लिए परफेक्ट है क्या, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती। हर रेटिंग ले सकते 1 to 10 में, अब 6-7 उसको दे रहे रेटिंग, या कोई कैटेगरी तुम्हारे कुछ क्वालिटीज़ पॉइंट तुमने निकाले, किस क्वालिटीज़ में से 10 में से 6 या 7 उसमें आ रहे हैं, तो आपके लिए सही है। इसमें भी आपको हेल्प करता है। ये प्रॉब्लम आप आज के टाइम पे बहुत बढ़ चुकी है, जिसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं शादी के पहले। तो इसके लिए भी काउंसलर बहुत बहुत हेल्प करता है। उसके बाद एक पोस्ट मैच्योर यानी कि शादी होने के बाद डाइवोर्स हो रही छोटी छोटी चीज़ों पे। इसके पहले अगर आप काउंसलर की हेल्प लेते तो वो आपको बता सकते हैं एक फीमेल साइकोलॉजी और एक मेल की साइकोलॉजी कैसी होती है, क्या डिफरेंस होते हैं, क्या करना ज़रूरी है क्या नहीं, क्या गलती होती है क्या नहीं, वो हर एक चीज़ का उनको मालूम होता है ये। तो तब आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। अगला है रिलेशनशिप का वही है कि हस्बैंड वाइफ का हो, फ्रेंड का हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो। इसमें जो क्राइसिस आते हैं, जो प्रॉब्लम आती है, चाहे फैमिली में मम्मी पापा के साथ हो, इस सब रिलेशनशिप में एक काउंसलर अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसका प्रोफेशनल रीज़न, इसके पीछे का क्या क्या रीज़न होते हैं, ये अच्छी तरह से एक काउंसलर जानता है। अगला है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि बीबी मैंने लिखा कि बैलेंस को करने के लिए बाउंड्री बनानी ज़रूरी है, इसलिए बीबी को याद रखो। बी बोल रहा हूँ मैं। तो बैलेंस करने के लिए क्यों ज़रूरी है बाउंड्री? होता क्या है, हम डे टू डे लाइफ में हमारा जो नेचर होता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है अच्छे बनो, अच्छे रहो, अच्छे जियो, अच्छा सोचो लोगों को, अच्छे लोगों को मदद करो। मगर हम सबके साथ ऐसे अगर रहने लगे तो कुछ बुरे भी लोग होते हैं, किसी का नेचर अलग होता है, तो इस टाइम को वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप इमोशनल होके किसी के साथ खो जाते हो, डूब जाते हो उनके बातों में, उनके इनमें इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो ऐसे टाइम पे आपको बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ नार्सिसिज्म की पर्सनालिटी के कुछ लोग होते हैं, वो भी इस ऐसे लोगों को, इमोशनल वाले लोगों को पे एक तरीके से उनके कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ये किस तरह से लाइफ को बैलेंस करना है, ये भी एक काउंसलर आपको स्किल के बेस पे बताता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप कमेंट कर सकते हैं आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस पे आपको लगता है कि ये हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। मैं ज़रूर उस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।